नमस्कार बच्चों, सिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़ा सा बीच में एक इश्यू आ गया था, इसलिए मैंने क्लास को थोड़ा सा ऑफ कर दिया था। देखिए हमारी हेडिंग क्या है कि अभिक्रिया वेग जो हमारा कल चल रहा था उसकी ताप पर निर्भरता देखी थी हमने कि ताप का प्रभाव क्या होता है। कि ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, और वो कैसे बढ़ता था वो कल अपन ने देखा था कि ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक वो लगभग 2 से 3 गुना हो जाता है। और वेग स्थिरांक किससे, सांद्रता से मल्टीप्लाई होता है, तब जाके अभिक्रिया का वेग आता है। तो इसका मतलब वेग स्थिरांक 2 से 3 गुना हो रहा है तो अभिक्रिया का वेग भी 2 से 3 गुना हो जाएगा। फिर हमने एक क्वेश्चन भी किया था उस पर आधारित। फिर आगे अभिक्रिया वेग जो है उस पर ताप के प्रभाव को हमने आरएनएस समीकरण की सहायता से एक्सप्लेन किया था, और उसमें हमारा लास्ट में एक अंतराल समीकरण आ गया था, और हमने एक ग्राफ भी ड्रॉ किया था वहां एल एन के और 1/t के बीच में, जो पहले आ चुका है सवाल 2 नंबर में। अब दो साइंटिस्ट थे, एक तो मैक्सवेल नाम का था और एक था बोल्ट्जमान, और दोनों ने क्या किया, एक ग्राफ बनाया। तो ग्राफ का नाम क्या हो गया, मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण वक्र, या इसी को आप कह दो अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता दर्शाने वाला वक्र। तो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता दर्शाने वाला वक्र बनाइए, या मैक्सवेल बोल्ट्जमान का ऊर्जा वितरण वक्र बनाइए। या जैसे अपन ने कहा था टेम्परेचर अपन 10 डिग्री बढ़ाते हैं, तो जैसे मान लो पहले T1 टेम्परेचर था, उस पर वेग स्थिरांक कितना है K1, 10 बढ़ाया। अब 10 बढ़ाया तो T2 कह दिया अपन ने उसको, यानी T1 + 10 कह सकते हैं उसको। उस पर वेग स्थिरांक क्या होता है, 2 से 3 गुना। यानी कहने का मतलब यह है कि जो अभिकारक अणुओं का अंश है वो पहले से 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। बस उसी को इन्होंने मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने क्या किया था, ग्राफ बना के समझा दिया था। अब वो ग्राफ क्या है देखो आप वो ग्राफ है ऐसे, देखिए ये ग्राफ ऐसा है। देखो इधर तो क्या लिया इन्होंने, देखिए इधर तो लिया था इन्होंने अणुओं का अंश, अणुओं का अंश मीन्स अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अणु हैं उनका अंश, अणुओं का अंश। और इधर क्या लिया था इन्होंने, गतिज ऊर्जा। इसके बीच में क्या बनाया था ग्राफ, किसने, मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने। गतिज ऊर्जा, ये लो गतिज ऊर्जा। देखिए ये ग्राफ कैसा आया था, ये ग्राफ कुछ ऐसा आया था। देखो ये जो ग्राफ आया था आपका, ये कुछ ऐसा था। देखो इस तरीके का ग्राफ था ये, इस तरीके का क्या था ये ग्राफ। किसके बीच बनाया इन्होंने, अणुओं का अंश और गतिज ऊर्जा के बीच, यानी अभिकारक अणुओं का अंश जो अभिक्रिया में क्या लेगा, भाग लेगा, और गतिज ऊर्जा के बीच में क्या बना दिया ग्राफ। गतिज ऊर्जा को देखो हम क्या बोलते हैं, ई। गतिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं हम, ई। ई। अब देखो सबसे ज्यादा अणुओं का अंश कहां है, देखो सबसे ज्यादा अणुओं का अंश आपको दिख रहा है, देखो यहां पे है, कहां, या इस मिड में सबसे ज्यादा क्या है, अभिकारक के अणु। इस मिड में क्या है, सबसे ज्यादा अभिकारक के अणु, यहां। सबसे ज्यादा अणु कहां है आपकी, इस वाले क्षेत्र में है, इस वाले में देख लो। ऐसे आप इसको डॉट डॉट करोगे तो ये कहां आएगा आपकी, तो सर्वाधिक अणुओं का अंश आपके यहीं पे, कहां, यहां। एक सेकंड, सर्वाधिक अणुओं का अंश आपके कहां है, यहां। देखो सबसे ज्यादा अणु यहीं पे, और कहीं भी देख लो आप, जैसे यहां पे देखो, यहां पे तो अणु देखो कम है,
इसके इधर जा रहे हैं तो भी देखो अणु कम है, इधर इधर भी क्या है, कम। तो सर्वाधिक अणु कहां है, इस वाले पॉइंट पर, यानी इस गतिज ऊर्जा पर। और इस वाली गतिज ऊर्जा का नाम क्या है, देखो आप क्या कहा मैंने कि जहां सबसे ज्यादा अणुओं का अंश जो भाग ले रहा है अभिक्रिया में, उसके मतलब सबसे ज्यादा अणुओं का अंश जिस गतिज ऊर्जा पर भाग ले रहा है उस गतिज ऊर्जा का नाम क्या है। अरे इस गतिज ऊर्जा का जो नाम है ना, ये क्या है हमारे पास, ई। और इस ई का नाम क्या है, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। इसका नाम क्या है बच्चों, अति संभाव्य। अति संभाव्य का मतलब कि इस गतिज ऊर्जा पर सबसे ज्यादा संभावना है। इस गतिज ऊर्जा पर क्या है, सबसे ज्यादा संभावना किसकी, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। इसका नाम क्या है बच्चों, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। देखिए इसका नाम क्या है, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। अति संभाव्य गतिज ऊर्जा का मतलब इस गतिज ऊर्जा पर अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अणु हैं उनका अंश क्या है, सबसे ज्यादा। तो ऐसा किसने बनाया था ग्राफ, मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने। किसने, मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने, कि जो अति संभाव्य गतिज ऊर्जा है उससे कम या ज्यादा जो ऊर्जा रखने वाले अणु हैं, क्यों गतिज ऊर्जा इधर ज्यादा आ रही है ना, अरे इधर ज्यादा है, इधर क्या है, कम। और इस वाली गतिज ऊर्जा पर क्या सबसे ज्यादा अणु भाग ले रहे हैं, तो इससे ज्यादा वाले और इससे कम की तरफ, भाई इससे ज्यादा ऊर्जा की तरफ जाए और इससे कम ऊर्जा की तरफ जाए तो देखो अणुओं का अंश क्या हो रहा है, घट रहा है। देख लो आप, अरे मान लो इस गतिज ऊर्जा पर तो ये इससे तो ज्यादा ही है ना, इधर जा रहे, अरे इधर जा रहे बढ़ रही है ना, इधर जा रहे घट रही है। देखो यहाँ भी क्या है, अणुओं का अंश घट गया, घट गया। इधर जाओगे आप तब भी क्या है, देखो अणुओं का अंश घट रहा है। तो सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा कहां है, यहीं पे तो है। तो क्या कहेंगे, देखो आपसे पूछा अभी एग्जाम में कि अभिकारक अणुओं के, क्या पूछा है सवाल, अभिकारक अणुओं के सर्वाधिक अंश की जो गतिज ऊर्जा है, यानी वो गतिज ऊर्जा जिस पर अभिकारक के अणु सर्वाधिक भाग लेते हैं, उस ऊर्जा का नाम क्या है। तो उस ऊर्जा का नाम क्या है, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। यही सवाल पूछा है हमसे, ये वाला। तो क्या कह सकते हैं अपन कि अभिकारक अणुओं की सर्वाधिक ऊर्जा के, मतलब अभिकारक अणुओं के सर्वाधिक जो अंश है उसकी गतिज ऊर्जा का नाम क्या है, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। अति संभाव्य का मतलब कि वो गतिज ऊर्जा जिस पर अभिकारक के अणु ज्यादा से ज्यादा अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको, देखो अभी मैं लिखता हूं, नीचे लिखूंगा भी है ना, और पहले मैं एक ग्राफ और बना देता हूं। एक ग्राफ और क्या है सुनिए आप, एक ग्राफ है आपकी ये, वही इधर क्या ले लिया अपन ने, अणुओं का अंश, अणुओं का अंश, अणुओं का अंश, और इधर क्या ले लिया अपन ने, गतिज ऊर्जा। वही ग्राफ है सेम। तो आपसे एग्जाम में 2 बार पूछा है ये ग्राफ, ये वाला ग्राफ। ग्राफ तो वही है, किसके बीच, वही अणुओं का अंश और गतिज ऊर्जा के बीच। पर मान लो अपन ने क्या 2 टेम्परेचर लिए थे ना, एक प्रारंभ में टेम्परेचर, एक 10 डिग्री ताप बढ़ाते हैं या 20 डिग्री ताप बढ़ाते हैं, 30 डिग्री ताप बढ़ाते हैं। जैसे 10 डिग्री के लिए पढ़ा था ना अपन ने, 10 डिग्री बढ़ाते हैं अपन तो वेग स्थिरांक लगभग 2 से 3 गुना हो जाता है, मीन्स अभिक्रिया का वेग भी 2 से 3 गुना हो जाएगा। उसको दिखाने के लिए बस ऐसे 2 ग्राफ बना दूंगा मैं। ऐसे क्या बना दूंगा, 2 ग्राफ। कैसे बनाएंगे देखो अब सुनिए, 2 ग्राफ कैसे बनेंगे आपके, 2 ग्राफ ऐसे बनेंगे। देखो एक ग्राफ मैंने ये बनाया, बन गया। एक ग्राफ मैंने ये बना दिया आपकी, और ये टेम्परेचर कौन सा है, T1। कौन सा टेम्परेचर है बच्चों, T1। ये लो, ये टेम्परेचर है आपका T1। कौन सा टेम्परेचर है, T1। ये टेम्परेचर है आपका T1। ये लो, ये T1 टेम्परेचर है आपका। अब सुनिए, देखना ग्राफ तो वही है अपना जो पीछे चल रहा था, ये वाला ग्राफ ही तो है ये। अरे ऐसा ग्राफ ही तो है ये। अब मैंने क्या किया, एक टेम्परेचर तो ये ले लिया, अब मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं। अब बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, देखो ये दूसरा ग्राफ जो आएगा ना आपकी, वो इस तरीके से आएगा। देखो दूसरा जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आएगा। देखो
ये लो, ये दूसरा जो ग्राफ आएगा ना वो इस तरीके से आएगा। अब देखो दूसरा जो ग्राफ आया है वो क्या है, वो T2 टेम्परेचर वाला है। वो कौन से टेम्परेचर वाला है, T2 वाला। तो क्या लिखूंगा मैं, ये तो है T1 टेम्परेचर वाला, और ये क्या है, ये T2 टेम्परेचर वाला। और T2 का मतलब क्या कह सकता हूं मैं, T1 प्लस 10 टेम्परेचर वाला। अरे T1 प्लस 10 टेम्परेचर वाला क्या है, ये ग्राफ। अब देखिए आप इसमें, इसको देखिए आप ग्राफ को, हाँ जी, इस ग्राफ को देखिए आप। हाँ जी, ये ग्राफ ऐसा है और ये ग्राफ ऐसा है, देखो ये वाला ग्राफ। देखो वही दो ही ग्राफ हैं, कौन से भाई, ये ग्राफ था, बस एक ग्राफ ऐसे बना दिया मैंने, दूसरा ग्राफ ऐसे बना दिया। अब देखो T1 टेम्परेचर कम है, T2 वाला टेम्परेचर, अरे 10 बढ़ा दिया ना T1 में मैंने। तो देखो टेम्परेचर बढ़ाते ये ग्राफ जो ऐसा आ रहा था नहीं, ऐसे आ रहा था, वो थोड़ा सा फ्लैट हो गया, चपटा हो गया ये ग्राफ। देख लो, अरे ये थोड़ा सा ना, ये तो कैसा है, ऐसा है शार्प टाइप का थोड़ा, और वो इससे क्या हो गया, फ्लैट हो गया, चपटा हो गया। वो क्या हो गया, चपटा। तो देखो मैं यदि ऐसे कह दूं आपको, कैसे देखना, मैं यदि ऐसे कह दूं आपको, आप देखना कि ये वाले जो अभिकारक अणु है ना, पहले वाले ये वाले, जैसे इस पॉइंट को ले लेते हैं अपन, ये लो, और इसको मैं कह देता हूं गतिज ऊर्जा, कि ये गतिज ऊर्जा है आपकी। और देखो पहले अभिकारक के अणु कितने थे, अरे पहले अभिकारक के अणु इतने भाग ले रहे थे या नहीं, कब, T1 टेम्परेचर वाला ग्राफ ही आ रहा है, मैंने ये वाली गतिज ऊर्जा वाला पॉइंट ले लिया। देखो इस गतिज ऊर्जा पर कितने अभिकारक के अणु भाग ले रहे हैं, अरे यही तो भाग ले रहे, जो मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है ना, फिल कर दिया इतने। अब क्या हुआ, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, आपने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया, और टेम्परेचर को जैसे ही आपने बढ़ाया तो क्या हुआ, देखना आप, टेम्परेचर को आपने बढ़ाया तो देखना, ये अभिकारक के अणु जो पहले इतने थे अब इतने हो गए। अब कितने हो गए ये, अरे इतने हो गए अभिकारक के अणु। यानी कहने का मतलब ये है कि इस गतिज ऊर्जा पर जब T1 टेम्परेचर था तब तो अभिकारक के अणु थे ना, वो ये थे, ये वाले दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले। अब जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो अब अभिकारक के अणु कितने हो गए, इतने, पहले इतने थे अब इतने हो गए। तो पहले अभिकारक के अणु मान लो 100 थे, तो अब उसके डबल हो गए जस्ट। तो अब कितने ले रहे हैं भाग, 200। तो पहले 100 अणु भाग लेते थे, अब 200। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर जो सक्रिय अणु हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनका अंश बढ़ जाता है, और वो लगभग कितना, डबल हो जाता है। इसलिए अभिक्रिया का वेग स्थिरांक वो भी डबल हो जाएगा। तो बस आपसे उसने यही पूछा है कि T1 टेम्परेचर पर मान लो वेग स्थिरांक कितना है, T2 टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक कितना हो गया, उसको मैक्सवेल बोल्ट्जमान के, है ना, ये वितरण, ऊर्जा वितरण वक्र के द्वारा समझाइए। इस तरीके से आपसे सवाल पूछा है, तो आपको ये समझाना है कि ये तो अणुओं का अंश हो गया, और इधर क्या होगी, इधर होगी आपकी गतिज ऊर्जा। और T1 टेम्परेचर पर हमने क्या, ये ग्राफ ड्रॉ किया, किसकी, अभिकारक अणुओं के अंश और गतिज ऊर्जा के बीच। ये ग्राफ ऐसा आया, तो पहले अभिकारक के अणु इतना भाग ले रहे थे, अब जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया 10 डिग्री तो क्या हुआ, जो अभिकारक के अणु पहले इतने भाग ले रहे थे अब उससे डबल भाग ले रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अभिकारक अणुओं का अंश क्या हो गया, डबल। इसलिए अभिक्रिया का वेग स्थिरांक डबल हो जाएगा, वेग स्थिरांक डबल हो गया तो अभिक्रिया का वेग भी डबल हो जाएगा। तो आपसे एक सवाल तो ये पूछ लिया कि अभिकारक अणुओं की सर्वाधिक जो गतिज ऊर्जा है, मतलब सर्वाधिक अणुओं का जो अंश है उसके संगत जो गतिज ऊर्जा है उसका नाम क्या है, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। कौन सी, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। और दूसरा, इस ग्राफ से 2 बार सवाल पूछ लिया है, यही ग्राफ है बस ये। इसको मैंने 2 बार 2 टेम्परेचर ले लिया अलग अलग, एक टेम्परेचर मान लो T1 तो दूसरा मैंने T2 ले लिया, ठीक है। तो इस बात को मैं लिख देता हूं, देखो ये आपके लिए क्या लिखूंगा कि अभिकारक अणुओं के, आपसे पूछा ये, अभिकारक अणुओं के सर्वाधिक
अभिकारक अणुओं के सर्वाधिक अंश की गतिज ऊर्जा को, सर्वाधिक अंश की गतिज ऊर्जा को अति संभाव्य गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा कहते हैं। ये लो, ये आपसे सवाल पूछा है अभी, लेटेस्ट ही पूछा है अभी, ये 2024 में सीनियर हायर सेकेंडरी, ये लो SHS, SHS 2024 में ही पूछा ये सवाल, ये लो 2024 क्या, सॉरी 24 वाला सेशन था, 24 नहीं 25, अभी लेटेस्ट तो 25 ही हुआ है ना, 25 में पूछा है ये लो 25 में। अब तो 26 वाला एग्जाम चलेगा ना, अरे 25-26 वाला सेशन 26 में एग्जाम होगा आपका, ये 25 में आ चुका है। तो आपको एक तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है आपकी, ये ग्राफ आपसे 2 बार पूछ लिया, ये ग्राफ आपकी इंपॉर्टेंट है। ये लो, ये ग्राफ आपके इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। हाँ जी, ये लो, ये ग्राफ आपके इंपॉर्टेंट है और ये डेफिनेशन मैंने आपको लिख दी, ये सारा कुछ आपके इंपॉर्टेंट है, ये सारा कुछ आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात होगी अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता दर्शाने वाला वितरण वक्र। तो आपसे ऐसे पूछे अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता दर्शाने वाला वितरण वक्र, तब भी आपको यही बनाना है, या मैक्सवेल बोल्ट्जमान का ऊर्जा वितरण वक्र, तब भी आपको यही बनाना है, या 2 टेम्परेचर दे दे और कह दे कि अणुओं के अंश और गतिज ऊर्जा के मध्य में ग्राफ बनाइए, तब भी आपको यही ग्राफ बनाना है। ठीक है ना, ये तो इसलिए समझाया भाई, ग्राफ तो ये था, इससे 2 टेम्परेचर पर ये ग्राफ आ गया। ठीक है ना, ओरिजिनल ग्राफ तो इनका यही था इधर वाला, और यहां से क्या पूछ ले, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा पूछ ले, तो आप इसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए आगे की बात, इसके बाद है आपकी आगे की बात, मैं 2 न्यूमेरिकल्स करवाता हूं, देखो आपको कितने, 2। देखिए जो अपन ने पीछे पढ़ा है ना, अंतराल समीकरण पढ़ा था एक तो, और एक पीछे log k बराबर log a माइनस EA/2.303 RT, तो आपको दोनों याद रखने। देखिए क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल दे रखा है आपकी, कितना एग्जाम्पल है आपके 4.10, ये लीजिए, और देखिए क्वेश्चन क्या है, सुनिए अब। किसी अभिक्रिया के 500 केल्विन व 700 केल्विन, 500 केल्विन व 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः वेग स्थिरांक क्रमशः कितना है, 0.02 सेकेंड इनवर्स तथा 0.07
0.07 सेकंड इनवर्स है। ए मीन्स सक्रिय ऊर्जा व ए मीन्स आरएनएस का गुणांक, आरएनएस फैक्टर की गणना कीजिए। आरएनएस गुणांक की गणना कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, सुनिए आप। आरएनएस गुणांक की गणना कीजिए। देखिए सिंपल है, आपको क्या आना चाहिए। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये लो। हाँ जी, देखिए देखिए कैसे करेंगे इसको। देखो दो टेम्परेचर दे रखे हैं हमको कि कोई अभिक्रिया है, उसके 500 केल्विन और 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः का मतलब जो पहले लिखा हुआ उसका पहला और जो बाद में लिखा हुआ उसका बाद में। तो देखो पहले कौन लिखा हुआ है 500, तो 500 पे वेग स्थिरांक कितना है 0.02 और 700 पे कितना है 700 पे कितना है 0.07। तो ये कह रहा है हमसे एक तो सक्रिय ऊर्जा की गणना कर दो और एक किसकी ए का मतलब आरएनएस गुणांक या पूर्व चरघातांकी गुणांक। आपने 3 नाम दिए थे, आरएनएस का गुणांक या आवर्ती गुणांक फ्रीक्वेंसी फैक्टर या पूर्व चरघातांकी गुणांक। देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक तो हाँ जी देखिए T1 टेम्परेचर है, T1 टेम्परेचर कितना है 500 केल्विन और T2 टेम्परेचर कितना है 700 केल्विन। तो 500 केल्विन पर वेग स्थिरांक, अरे इस टेम्परेचर को T1 कहा मैंने, तो इस पर वेग स्थिरांक को K1 कह देता हूं। और ये कितना है आपका 0.02 और किसमें है ये 0.02 और ये आपका सेकंड इनवर्स में है। और K2 कितना है, K2 कितना है, K2 बराबर है आपके 0.07 और ये भी किसमें है आपके सेकंड इनवर्स में। ठीक है, अब हमको सीधे सीधे दिख रहा है, देखो ए की गणना करवा रहा है, दो टेम्परेचर दो वेग स्थिरांक दे रखे हैं, इसका मतलब अंतराल समीकरण काम आएगा। अरे T1 टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक K1, T2 पर कितना है K2, तो समीकरण कौन सा काम में लेते हैं, अंतराल समीकरण। और अंतराल समीकरण क्या है, देखिए log K2 अपॉन log हाँ जी K2 अपॉन K1 बराबर क्या है माइनस का EA अपॉन 2.303। ये तो कॉमन आ रहा था और ब्रैकेट में क्या बच रहा था अपने पास T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, या आप 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। रखिए देखो वैल्यू log, देखिए K2 कितना है, K2 ये रहा अपने कितना 0.07 अपॉन 0.0 अरे 2 हो गया बराबर, ये क्या है, एक सेकंड माइनस का ये आएगा क्या, प्लस वाला लिया था अपन ने कम, माइनस वाला नहीं, प्लस वाला कम ले लिया था अपन ने। ये अपॉन 2.303 और ये आर लिखना भूल गए, एक सेकंड आर लिखना भूल गई, आर और लिखता हूं 2.303 और आगे क्या होगा आर और ये हो जाएगा आपके वही T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो देखो ये तो हमको निकालना है, अरे ये तो हमको निकालना है ना, ये रहा ये तो हमको निकालना है। अपॉन क्या चलेगा 2.303 और आर की वैल्यू देखो कितनी है 8.314 होती है। अरे आर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 8.314 लिखा है मैंने पीछे को आपको, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, इसका मतलब सक्रिय ऊर्जा जो आएगी हमारी जूल पर मोल में आएगी। और इधर क्या चल रहा है देखो, अरे इधर 700 माइनस 500, क्यों T2 क्या है 700, T1 500 अपॉन 500 इंटू अरे 700, यही चल रहा है। आगे देखो इसको सॉल्व कर लो, यहां देखो दशमलव से दशमलव हट गया, दशमलव से क्या हट गया बच्चों, अरे दशमलव से दशमलव हट गया,
log 7 और ये क्या है log 2। तो log 7 का जो मान होता है ना वो होता है आपके 0.845। कितना होता है 0.845 log 7 का मान। क्यों 8 का मान तो 90-30 होता है ना, 90-30। ये लो, तो log 7 का मान कितना है 845। और ये क्या है log 2, तो log 2 का मान कितना है, अरे log 2 का मान कितना है बच्चों 0.3010। कितना है 0.3010। उसको घटा लो, देखो घटाओगे तो कितना आएगा, देखना आप, देखना आप कितना आएगा 0.30 और ये 10। ये तो 0 हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये 4, ये 4 और ये 5, ये आ गया 0.544। 0.544 रखो, देखो। हाँ जी, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके, ये तो हो गया log 7/2, इसका मतलब log 7 माइनस log 2। और इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं और ये वैल्यू कितनी आ रही है आपके 0.0, अरे 0.544। 0. एक सेकेंड, ये 0.544 चल रहा है आपका, 0.544। देखिए हाँ जी, देखिए इसको मैं लिख लेता हूं जब तक। ये क्या है आपका, देखो ये, और देखो इसको, अब देखो वहां आप एग्जाम में जाओगे, अब वहां ऐसे अरे कैलकुलेशन करने थोड़ी बैठोगे आप। 2.303 को 8.314 से गुणा करोगे, 4 संख्या का है, गलत हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसलिए क्या करें आप पहले से ही, अरे ऐसी वैल्यू जब भी आए ना इसको पहले से ही सॉल्व कर लो आप। ये लगभग 19.15 के आसपास आएगा। ये कितना आएगा 19.15, पहले से रट के ले जाओ इसको। 2.303 गुणा आर करते हैं 19.15 आता है। तो मैं इसको सीधे ही सॉल्व कर दूं, देखो कैसे। ये तो कितना आ गया आपके पास, अरे ये तो कितना आ गया, ये तो आ गया आपके पास 0.544। और ये देखो इसको सॉल्व कर दिया मैंने, और ये कितना है आपका 19.15 हो गया। और आगे देखो ये कितना होगा आपका, अरे ये 200 और नीचे क्या चल रहा है 500 इंटू 700। और देखो इसको आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखना आप, 2 जीरो से 2 जीरो गई, कट गई 2 जीरो से 2 जीरो। और देखो इससे इसको काट लो, देखो 544 को काट दो इससे, इस 2 से देखो कितने बार कट जाएगा 250 और 22, 272, 272 और किसमें 0.272 हो गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं, देखो इसको इसको, और ये 500 गुना 7 कितना 3500 हो जाएगा, 3500 गुना 19, अगर मान लो ये 20 होता तो 35 गुना 70,000 हो जाता। पर ये क्या है कम है, और फिर ये इससे गुना हो रहा है। तो ये जो आंसर आएगा ना आपकी वो कितना आएगा बच्चों, अरे ये जो आंसर आएगा ना आपकी वो कितना आएगा, ये बराबर आपके ये आ रहा है आंसर 18,230, लगभग आंसर आ रहा है 18,230.8। और ये किस में आएगा बच्चों, कल ही बोला था हमने, ये जूल मोल इनवर्स में आएगा, जूल प्रति मोल में, सक्रियण ऊर्जा जूल प्रति मोल में। और वैसे भी देखो, अरे लमसम आंसर दिख रहा है आपको, देखो क्या कहा था मैंने, 500 गुना 7 3500, 3500 गुना 20 करते हैं तो कितना हो जाएगा आपके 70,000, 70,000 हो जाएगा ना। और 70,000 को देखो, अरे ये क्या है 0.27, 0.27 का मतलब 0.25 मान लेते हैं, 0.25 मतलब 25 पैसे, यानी चौथा हिस्सा। तो 72,000 का चौथा हिस्सा 18,000 हो गया ना। ये 70,000 हो रहा था, अरे अपना 70 हो रहा था ना 70, पर ये थोड़ा सा अपन ने कम ज्यादा कर दिया, तो इसलिए इतना ही आ जाएगा आपको कितना 18,230.8 जूल पर मोल, 18,230.8 कितना जूल पर मोल। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या किसी को, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए देखो, हाँ जी, तो हमने क्या कर दिया, सक्रियण ऊर्जा की गणना कर दी। हमने किसकी गणना कर दी बच्चों, सक्रियण ऊर्जा की गणना कर दी। एक सेकेंड,
हाँ जी, एक सेकंड। हाँ जी, चलिए देखो ये कंप्लीट आ रहा है अपना, ये कंप्लीट आ रहा है, और ये जो था ये भी कंप्लीट आ रहा है ना। हाँ बिल्कुल, देखिए आगे सॉल्व करते हैं, देखिए। हाँ जी, आगे देखिए, ये आ गया हमारे पास कितना, 18,230.8 जूल पर मोल। अब देखिए हमको ए का मान निकालना है। किसका? ए का मान। ए क्या है? आरएमएस का गुणांक। इसका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो। अब बुक्स में तो देखो, आपके एनसीईआरटी बुक्स में डायरेक्ट दे रखा है उसने, ऐसे। एक बार देख लीजिए, ऐसे दे रखा है उसने, देखो के बराबर ए, और हमारे पास फॉर्मूला यही तो चल रहा था, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अब देखो के, अब के तो हमारे पास दो के हैं। अब आपकी इच्छा कोई से कर लो, चाहे आप इस के से कर लो, चाहे इससे कर लो। अगर ये के काम लोगे तो ये वाला टेम्परेचर, ये लो है तो ये वाला टेम्परेचर काम लेना। अब उसने डायरेक्ट क्या कर दिया, ए बराबर इस पूरे को उठा के इसके नीचे रख दिया, और इसने इसको सॉल्व कर लिया। ये तो यहां से आ गया, और आर हमको पता है, टी हमको पता है। जैसे मान लो यहाँ के मैंने कितना ले लिया, ये वाला लिया, तो टी कौन सा लूंगा, 500 वाला, और इसने इसको सॉल्व कर दिया। अब यदि हमको वो डायरेक्ट वैल्यू दे देगी कि माइनस ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी की वैल्यू इतनी है, तो हम अपने आप क्या करेंगे, उसको नीचे रख देंगे, ए आ जाएगा। अगर वो दे तो भाई इसको सॉल्व कर देंगे ना। ये तो यहां से आ गया ना, ये आर हमको पता है, ये टी हमको पता है, कितना 500 ले लिया है, 700 कोई सा ले लो आप। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद ई की पावर जितनी भी आ रही है उतने की वैल्यू अगर वो देता है हमको, तो उसको इसके के नीचे रख दो बस। जैसे के आपने ये लिया तो बस इसके नीचे रख दो, ए का मान आ जाएगा। और मान लो हमको नहीं दे, वो हमको नहीं दे, तो फिर कैसे करेंगे, देखो ऐसे करेंगे। फिर हम ऐसे करेंगे, देखो कैसे, सुनिए, फिर सुनिए आप, देखिए। हाँ जी, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, अरे हमारे पास फॉर्मूला ये था, लॉग के बराबर लॉग ए, और माइनस क्या होगा आपकी ए अपॉन 2.303 आर टी। हमारे पास ये फॉर्मूला है, लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ए अपॉन 2.303 आर टी। देखो लॉग के, अब आपकी इच्छा कोई सा भी ले लो। जैसे मान लो मैंने ये ले लिया लॉग 0.02, ये वाला ले लिया, बराबर क्या होगा, देखो लॉग ए, ये तो हमको ज्ञात ही करना है, माइनस ए कितना, देखो ये आ गया हमारे पास 18,230.8, 18,230.8, ये लो, अपॉन 2.303 आर कितना, देखो आर हमको पता है 8.314 होता है। अरे आर कितना होता है, 8.314। और देखो टेम्परेचर कौन सा लूंगा मैं काम, क्यों मैंने के कौन सा लिया है, अरे के ये वाला लिया काम, तो टेम्परेचर में ये वाला काम मैं लूंगा T1। कौन सा, T1। तो T1 कितना है, 500। T1 कितना है बच्चों, 500 हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करोगे ना आप, इस लॉग का मान कितना आ रहा है, अरे इस लॉग का जो मान आएगा ना, वो आएगा आपके माइनस का 1.699, कितना, माइनस का 1.699। कि सर हमको क्या पता, वो दे देगा, और दे नहीं तो आपको लॉग 10 तक के मान याद होने चाहिए, मैंने लिखा रखे हैं 10 तक के मान, लॉग 10 तक के मान आपको लिखा रखे हैं मैंने। अब देखिए ऐसे कर सकते हैं इसको हम, अगर नहीं आता है तो देखो, अरे इसको मैं ऐसा लिख दूं, log 0.02 को ऐसे लिख दूं मैं, log 2 गुना 10 की घात -2, और देखो ये log m इंटू एन, तो क्या होगा log m प्लस log n, यानी log 2 प्लस, पर ये क्या है पावर में चल रहा है, पावर सॉल्व करते हैं पावर आगे आती है, प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा ना, 2 log 10, log 10 का मान 1, तो -2 में से आप log 2 का मान घटा दो, और log 2 का मान कितना होता है 3010, और 3010 को घटाते हैं log 2 में से, -2 में से, इतना बचता है। ऐसे किया मैंने सॉल्व इसको, ठीक है ना, ऐसा सॉल्व कर सकते हैं आप, बाकी तो आपको दे देगा वो लिख के। अब सुनिए आगे,
लॉग ए हमको निकालना है, लॉग ए हमको निकालना है। और देखो इसको सॉल्व करोगे आप तो देखो अभी तो कहा था मैं 2.303 को 8.314 से गुणा करते हैं 19.15 आता है। 19.15 को अरे इससे 500 से गुणा कर दो, हमको पता है ना 19 को 500 से गुणा करते हैं 95 हो जाएगा और 0.15 से गुणा कर लो और फिर इसमें भाग लगा लो और इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये कितना आता है, ये आता है आपके कितना 1.904, ये आएगा आपके 1.904। देख लो वैसे भी अरे 19 से 95 हो गया, 95 का डबल नहीं है, अरे 95 का डबल 19,000 होता है, ये 19,000 से कम है। अगर 19,000 होता तब तो 2 आता और 19,000 से कम है इसलिए 1.094 सॉरी 1.904। अब देखो इसको मैं इधर लिया, अरे इसको मैं इधर लिया तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में, ये बड़ा है ये छोटा है, ऐसे होगा ना। तो मैं ऐसे लिख दूं इसको कि log a बराबर कितना होगा, इसको घटा लो इधर लाके और इसको घटाओगे आप तो ये वैल्यू आएगी आपकी 0.205, इतनी वैल्यू आएगी आपकी। क्यों, ये जाके इधर प्लस में हो जाएगा ना, तो इतनी वैल्यू आएगी आपकी। और इतनी वैल्यू आएगी तो हमको तो ए चाहिए, अरे हमको तो क्या चाहिए ए, log a थोड़ी चाहिए, तो ए चाहिए तो क्या करूंगा मैं, ए चाहिए तो इसका एंटी लॉग ले लो, या पहले लिख दूं मैं, चलो ऐसे लिख दूं भाई ए चाहिए ना तो आप क्या ले लो, अरे एंटी लॉग ले लो। आप क्या ले लो बच्चों, एंटी लॉग। ए चाहिए ना आपको तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, एंटी लॉग लेने पर, क्या लेने पर बच्चों, एंटी लॉग लेने पर, ये लो एंटी लॉग लेने पर। और एंटी लॉग आप लोगे तो ये क्या होगा आपके, ये तो बन गया ए, क्यों लॉग और एंटी लॉग कट जाएगा और इधर वाले का एंटी लॉग आ जाएगा, तो ये एंटी लॉग और आपके कितना आ जाएगा, ये 0.205 ऐसा आ गया। अब देखिए आगे इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कर लो आप, और ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी, लगभग अरे 1.61 के समथिंग आएगी ये वैल्यू। कितनी आएगी, 1.61 के समथिंग। क्यों आई ये वैल्यू, देखो एंटी लॉग, अरे एंटी लॉग जब भी सॉल्व करते हैं ना प्लस वाला हो तो दशमलव से पहले वाली जो डिजिट है ना उसको पावर में भेजते हैं, तो दशमलव से पहले तो कौन है 0, तो 10 की पावर 0, अरे किसी भी राशि की पावर 0 का मतलब 1, तो वो तो 1 हो गया। अब बस ये देख लो लास्ट वाली डिजिट किसकी है ना, किस लॉग का मान है, तो देखो ये कितना है, अरे 0.20 ही तो हो गया समथिंग। और हमको पता देखो log 2 का मान कितना होता है, अरे 0.30। अरे ऐसे देखो log 1 का मान कितना है 0.30, सॉरी log 1 का मान तो 0, वो तो 0 है ना, और log 2 का मान कितना है देखो, अरे 0.30 हो गया। देखो इनके बीच अंतर कितने का है, 0.30 का, यहां अंतर कितने का, log 1 का, कितने का, log 1 का। अरे 2 और 1 में 1 का अंतर ही है, इसके मैं 3 हिस्से कर दूं, एक हिस्सा कितना 0.10 हो गया, तो इसके भी 3 हिस्से करूंगा ना, 1/3 यानी 0 पॉइंट, अरे 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो देखो 0.33 यानी 1/3 हिस्से की वैल्यू कितनी है, अरे 0.10, तो 0.20 कितने की हो जाएगी, 1/3 और 1/3 दो बार तोड़ दो, 2/3 यानी 0.66 की वैल्यू हो जाएगी। वो कितने की, 0.66 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.20। तो देखना अरे 1 में 0.66 जोड़ोगे तो 1.66 ही तो होगा, नहीं आया समझ, अरे log 1 log 2 में अंतर 1 का है, उसके 3 हिस्से कर दिए, अरे तो 1 रुपए का 3 हिस्से कर दो 33 पैसे आते हैं ना, उधर भी मैंने क्या कर दिया, यहाँ अंतर कितने का 30 का, तो वहां भी 3 का भाग लगा दिया, 3 हिस्से कर दिए, तो इसका मतलब 0.33 की वैल्यू क्या हुई, 0.10, तो फिर 0.66 की वैल्यू क्या होगी, 0.20। 0.20 का मान याद करना हमको, तो वो कितना हो रहा है 0.66, तो 1 में 0.66 जोड़ूंगा तो 1.66 ही दुआ ही, मैंने 1.61 लिखा है बस। तो लगभग आंसर तो आप ऐसे लिखोगे, अरे लगभग आंसर तो आप ऐसे ही लिखोगे, और नहीं तो वो लिख के देगा अपने आप क्या कि एंटी लॉग 0.205 की वैल्यू इतनी है, वही हमारा क्या है आंसर। और नहीं दे तो हमने सॉल्व कर ही दिया, अरे नहीं दे ना तो हमने सॉल्व कर ही दिया। और इसको हम ऐसे लिख देंगे, देखो कैसे, सुनना ऐसे लिखेंगे, देखो इसको लगभग, किसमें, लगभग में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। 2 क्वेश्चन थे इसमें, कितने, 2, कितने क्वेश्चन थे बच्चों, 2।
ये लो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने। एक क्वेश्चन और देख लो आप, देखो इस क्वेश्चन को मैं लिख नहीं रहा, मैं बोल के आपको बता रहा हूं, देखो, और इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। देखो इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, और ये है आपका एग्जाम्पल 4.11, 4.11, ये लो, और ये है आपके पेज नंबर वही 115, 115। देखना आप क्या दिया है इसने, 600 केल्विन ताप पर टेम्परेचर दे दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 600 केल्विन ताप पर एथिल आयोडाइड के निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा अपघटन में प्रथम कोटि वेग स्थिरांक 1.60 गुणा 10⁻⁵ सेकंड इनवर्स है, यानी 600 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक दे दिया। आगे कहा है इसने इस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा 209 किलोजूल पर मोल है, 700 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक की गणना करवा रहा है। ये वही दो टेम्परेचर दे दिए, इसका मतलब अंतराल समीकरण काम में आएगा। तो क्या कहूंगा मैं, टेम्परेचर T1 तो कितना दिया अपन को, अरे टेम्परेचर T1 कितना दे दिया बच्चों अपन को, देखिए टेम्परेचर T1 दे रखा अपन को इसने 600 केल्विन, और टेम्परेचर T2 कितना दे दिया इसने 700 केल्विन। इस पर वेग स्थिरांक इसने K1 दे रखा हमको कितना 1.60 गुणा 10⁻⁵ और किसमें है ये सेकंड इनवर्स, किसमें है बच्चों सेकंड इनवर्स में, ये लो ये सेकंड इनवर्स हो गया आपका। आगे इसने कहा है K2 की गणना तो करवा ही रहा है हमसे, ये लो K2 की गणना आपको करनी है। और आगे इसने देखो हमको क्या दिया है, अरे ये दे दी इसने हमको, सक्रियण ऊर्जा दे दी इसने, और कितनी दी है देखो 209, और आगे किलोजूल 209, और आगे किलोजूल 209 किलोजूल पर मोल, पर मोल हो गया। अब देखो किलोजूल पर मोल, अरे किलोजूल कोई मात्रक नहीं होता है, जूल मात्रक होता है। तो मैं इसको क्या कर दूं, अरे इसको मैं ऐसा कर दूं क्या, किलोजूल, किलो का मतलब 1000, 1000 से गुणा कर दूं, और 1000 से मैं इसको गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपकी, इतना हो जाएगा जूल प्रति मोल, हो गया। और आगे इसने क्या लिखा है, आगे कुछ नहीं लिखा इसने, ठीक है। देखिए अब आपको ये समझ में आ गया कौन सा समीकरण काम में लेना, हमको अंतराल समीकरण काम में लेना है। कैसे लेंगे देखो आप, हाँ जी देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वही log K2 अपॉन क्या चल रहा है K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R। जो क्वेश्चन में दिए थे वो मैंने लिख दिया आपको, क्वेश्चन आप एनसीईआरटी बुक्स में से पढ़ें, ठीक है। आज मैंने क्या क्वेश्चन ना नोट नहीं किया इसलिए, चलिए नहीं लिखने में बहुत समय लग जाएगा। और आगे क्या है देखो T2 माइनस T1 अपॉन अरे T1 T2, ये लो वैल्यू रख दीजिए। देखिए लॉग, इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या, देखना इसको मैं ऐसा लिख दूं log K2 ये लो, और माइनस लॉग अरे K1, ऐसे कर दूं इसको मैं, तो K1 की जगह तो वैल्यू लिख दूं मैं, अरे K1 की जगह तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दूं, ये चलो आपको है ना एक बार देख लो, चलो फिर से देखो ये कितना है 209 और ये 000 अपॉन 2.303, और देखिए R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू तो हमने अभी देखी थी 8.314, और इसको सॉल्व भी किया था 19.15। T2 कितना है देखो T2 700 है, ये लो 700 माइनस T1 कितना है 600 अपॉन 600 इंटू अरे 700, यही तो है हमारे पास, है या नहीं। आगे देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप, सुनना, हाँ जी देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, log K2 ये तो हमको निकालना ही है, और माइनस देखिए log अरे K1 कितना है देखो 1.60 गुणा 10⁻⁻5, इतना ही है, बराबर क्या होगा देखो इसको मैं सॉल्व कर दूं 20900 और 0 और अपॉन ये तो हमारे पास क्या हो गया, अरे ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों 19.15, और ये कितना आया, अरे ये आया हमारे पास 100 अपॉन नीचे 600 इंटू अरे 700 आ गया।
कीजिए सॉल्व। देखिए इस वैल्यू को देखो, ये माइनस में उधर लेके जाऊंगा प्लस में हो जाएगी आपकी, उधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगी। देखना आप, ये तो log k2, ये ऐसे कैसे है आपके, और इससे मैं काट देता हूं, देखो कट गया। और देखो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 जीरो से, अरे ये 2 जीरो भी कट जाएगी, कट गई आपकी। अब बचा क्या, 6 इंटू 7। इसको सॉल्व करो पहले, देखो log 1.60, अरे log, वैसे हमको ये वैल्यू देगा लिख के, इंटू 10⁻⁻ का 5, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये तो बन गया 5, किसका, माइनस का। अरे ये माइनस का 5 बनेगा, ये -5 log 10 तो -5, और log 1.6 की जो वैल्यू है ना, अब 1.5 से थोड़ी ज्यादा ले लो, जैसे 1.5 की वैल्यू कितनी होगी, 0.38 के आसपास होती है 1.5 की वैल्यू। क्यों, 2 की वैल्यू कितनी है, सॉरी 0.38 नहीं, हाँ सॉरी अभी तो लिखा अपन ने, अरे 1.61 लिखा था ना, उसकी वैल्यू कितनी थी, 0.20 के आसपास थी, 0.20। अरे तो 0.20 ही कम कर दो ना इसमें से क्या कर दो, 0.20 कम हो जाएगा। कम कैसे होगा, अरे log m, ये log m प्लस प्लस आगे क्या है, माइनस की पावर है, माइनस गुना प्लस माइनस हो गया ना, और log 10 का मान 1 होता है, तो माइनस के 5 में से ये घटा दो, 4.80 हो गया। ये कितना हो गया, 4.80। यानी कहने का मतलब ये है, ये वैल्यू कितनी आएगी हमारे, माइनस का, भाई माइनस साइन तो आगे चल रहा है ना, और ये वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 4.80 समथिंग किया मैंने। अरे इसको हटा दूं ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना, और इसको आप सॉल्व कर लेना, जो भी होगा ये कितना है, देखो इसको मैं ऐसे कैसे रख दूं, 2090 अपॉन में क्या चल रहा है आपका, अरे 19.15, और इंटू क्या चल रहा है बच्चों, अरे ये 7 का 42, 6 गुना 7 करोगे 42 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, अरे इस वैल्यू को उधर भेजना है, इस वैल्यू को इधर भेजना है, देखो किधर, इधर, हाँ जी, इस वैल्यू को आपको कहां भेजना है, अरे इस वैल्यू को आपको इधर भेजना। देखिए कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है, वैसे लॉग वगैरह की वैल्यू लिख के देता है, वो नहीं दे, मैं आपको बता ही रहा हूं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखना log k2 बराबर है, हाँ जी ये लो, log k2 बराबर क्या होगा, देखना, हाँ जी log k2 बराबर है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, चलो इसमें से मैं कर देता हूं, देखो 4.80 घटा दिया ना अपन ने, और इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखो तो ये वैल्यू आ रही है इसमें 2.6 के समथिंग आ रही है, कितनी, 2.6 के समथिंग आएगी। इस वैल्यू को सॉल्व करोगे ना, तो ये कितनी आएगी, 2.6 के समथिंग। क्यों, अरे ये 20 होता, 20 गुना 42, 840 हो गया ना, 42 गुना 84, और 800 दूना 1600, ये 2021 है, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगी कुछ। तो ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, अरे ये तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, उधर जाएगा तो क्या होगा ये, अरे उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ये, अरे माइनस माइनस प्लस उधर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं ना, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 2.6 के समथिंग आ रही है, 2.6, और वो कितना हो गया आपका, माइनस का 4.80, तो ये कितना आ गया कोई आपके, देखना 2.60 तो हो गया ये, 6 का मतलब 60, 2.60, तो 2.20 के समथिंग आएगा, माइनस का 2.20, ये लो माइनस का 2.20, माइनस का 2.20 समथिंग। और देखो माइनस का 2.20, वही आप क्या करोगे, अरे एंटी लॉग लोगे, ये लो एंटी लॉग, अरे लेने पर, क्या लेने पर बच्चों, एंटी लॉग लेने पर। देखो दोनों क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, क्यों, एक में 2 क्वेश्चन थे और ये भी थोड़ा लेंथी है, देखो इसलिए तो मैं कह रहा हूं आपसे पहले इसको सॉल्व करके ले जाए 19.15, नहीं तो वहां जाके दिक्कत हो जाएगी, भूल जाएंगे हम, इतनी बड़ी कैलकुलेशन थोड़ी होगी हमसे। तो क्या होगा, देखो ये तो चल रहा है log k2, ये क्या चल रहा है बच्चों, अरे log k2, ये लो एंटी लॉग लोगे तो ये बन गया आपके k2 बराबर क्या होगा, जो माइनस वाले एंटी लॉग को सॉल्व करते हैं ना, माइनस वाले को, प्लस वाले को तो अभी बताया था मैंने, दशमलव से पहले वाले डिजिट को सीधे पावर में भेज दो, और बाद वाली डिजिट किस लॉग की वैल्यू उसके साथ गुना कर दो। माइनस वाले में थोड़ा सा फर्क है, क्या कि दशमलव से पहले वाली डिजिट है ना, उसमें क्या करो आप, अरे उसमें 1 जोड़ दो, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 3, और माइनस का है तो इसको सीधे कहां भेज दो, और पावर में भेज दो। वैसे तो बार के रूप में जाता माइनस, फिर वो पावर में चला जाता है, अपन डायरेक्ट भेज देते हैं 10⁻³ -3, और बाद वाली वैल्यू को log 1 मतलब 1 में से घटाना है, अरे 1 में से 0.20 घटाऊंगा तो 0.80 आएगा, क्या आएगा 0.80,
और 0.80 किस लॉग का मान है? अरे 0.80 किस लॉग का मान है? अभी कहा था अपन ने, देखो लॉग जो 7 का मान है ना वो होता है आपके 0.778 लॉग 7 का मान। तो ये क्या है आपकी लॉग 7, अरे इससे थोड़ा सा ज्यादा ही है ये। तो लॉग 7 का मान है, एक सेकंड, लॉग 7 का मान नहीं, अरे ये लॉग 6 का मान है भैया ना। लॉग 7 का मान तो अभी लिखा था ना अपन ने 0.845, 7 का मान ज्यादा होता है, ये 6 का मान है, 6 का, 6 से थोड़ा सा ज्यादा है ना। अरे 0.77, 0.80, 6 से थोड़ा ज्यादा है, तो इसका मतलब 6 से थोड़ा सा ज्यादा कितना है, देखो इसमें लिख रखा है 6.36। अरे 6 से थोड़ा सा ज्यादा 6.36। अब आप अरे इसको 6.3 लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम तो लगभग निकाल रहे हैं ना। और ज्यादा शर्म आए, अरे ज्यादा शर्म आए तो क्या करूं, अरे ऐसा लहरिया मार दो, कैसा, ऐसा, क्या करो, अरे ऐसा लहरिया मार दो, ऐसा, देखिए कैसा, हाँ जी देखिए ऐसा, ये लीजिए ऐसा लहरिया मार दो, लगभग 6.3 लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? लॉग 6 का मान पता होना चाहिए हमको, कितना है 0.778, ये 0.80 है, तो 7 से थोड़ा सा ज्यादा है, 6 से ज्यादा है, तो 6 से थोड़ा ज्यादा कर दिया, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका अरे आंसर आ गया। और किस में आएगा? K2 है ना, तो देखो K1 किस में था, सेकंड इनवर्स में है, तो K2 भी किस में आएगा, अरे सेकंड इनवर्स में आएगा आपकी। K2 किस में आएगा बच्चों? सेकंड इनवर्स में आएगा आपकी, किस में आएगा? सेकंड इनवर्स में, ये लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, अब बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो टॉपिक था कौन सा, ताप का प्रभाव वाला। अब एक उत्प्रेरक का प्रभाव बच रहा है अपना, और एक लास्ट में संगत सिद्धांत या टक्कर सिद्धांत। तो कल देखते हैं, या तो कल खत्म हो जाएगा अपना चैप्टर, नहीं परसों तो वाइंड अप हो जाएगा, परसों देख लेंगे। और कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह और कुछ बचेंगे उनको भी देख लेंगे, कोई और क्वेश्चंस वगैरह होंगे कोई बढ़िया क्वेश्चंस उसको देख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो थोड़े से न्यूमेरिकल बड़े थे, क्यों लॉग एंटी लॉग वगैरह ऐसे है ना काम आ रहे हैं, और आपको आने चाहिए। अरे अब नहीं तो नीट जेई वगैरह जिसकी भी तैयारी करोगे आप, वहां काम आएगा। कोई जरूरी थोड़ी ना हमेशा लिख के दे एग्जामिनर, मान लो या भी नहीं लिख के दे, आजकल ट्रेंड चेंज हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। चलिए